Hello, my dear students. My name is Mahireen Goni. I'm a teacher in Government Girls High School, निचला थड़ा. आज हम हिस्ट्री के पहले चैप्टर द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सेकेंड लेक्चर में हैं, जिसमें हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस और द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन. सबसे पहले हम द एज ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में जानते हैं. ये पीरियड 1830 से लेकर 1848 तक रहा. इसमें सबसे पहले आता है हमारा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ग्रीस में किस तरह से इंडिपेंडेंस हासिल की गई ये हम इसमें देखेंगे. द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821 इन ग्रीस. तो स्ट्रगल कब शुरू हुआ? 1821 में ग्रीस में. ड्यूरिंग द ग्रीक वॉर पब्लिक गॉट सपोर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स. किस किस ग्रुप से ग्रीस को सपोर्ट मिली आज़ादी हासिल करने के लिए? एक तो वहाँ के खुद के लोग आ गए, ग्रीक्स, वेस्ट यूरोपियंस, आर्टिस्ट्स एंड पोइट्स. इन सब की मदद से क्या हुआ था? द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी कब? 1832 में. और फाइनली ग्रीस को आज़ादी मिल गई. इट वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन व्हेन 1832 में. तो ये डेट याद रखिए. तो कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब से कब तक हुई थी? 1821 टू 1832. अब हम पढ़ेंगे रोमांटिसिज्म के बारे में. रोमांटिसिज्म होता क्या है? ये एक नई फ़िलॉसफी स्टार्ट की गई थी रेवोल्यूशनिस्ट्स ने. इसमें एक नया आइडिया बताया गया था. पहले क्या करते थे कि नेशनलिज्म को पाने के लिए साइंस और रीजंस को की हेल्प लेते थे. लेकिन रेवोल्यूशनिस्ट को लगा कि इसके अलावा हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए आज़ादी पाने के लिए. तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नेशनलिज्म थ्रू आर्ट, म्यूज़िक, लव, ड्रामा, सम कल्चरल इवेंट्स, सॉन्ग्स, लव वगैरह वगैरह. इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल रशिया की एग्जांपल लीजिए. रशिया में एक लैंग्वेज थी जिसको पॉलिश नाम से जाना जाता था. उन्होंने उस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उस लैंग्वेज को एक सिंबल ऑफ नेशनलिज्म बनाया टू स्प्रेड नेशनलिज्म. तो नेशनलिज्म को फैलाने के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? रोमांटिसिज्म का. तो इट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि रोमांटिसिज्म होता क्या है. एक कल्चरल मूवमेंट है जिसमें आप आर्ट, ड्रामा वगैरह वगैरह का इस्तेमाल करते हैं. अपने देश की बात करें, हमारे देश में भी आज़ादी कैसे मिली थी हम नेक्स्ट चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आपने पहले भी पढ़ा ही होगा कि हमारे यहाँ पे भी कल्चर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया लोगों के दिलों में प्यार पैदा करने के लिए अपने देश के प्रति. अब पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक हार्डशिप के बारे में. इकोनॉमिक आपको पता है क्या होता है? पैसे से रिलेटेड, फिनांस से रिलेटेड. ये पीरियड रहा. हार्डशिप होता है जो परेशानी आई, जो कमी वगैरह रही. 1830 टू 1848. 1830 को कहा जाता है द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, क्योंकि उस साल बहुत ज़्यादा परेशानी आई इस फिनेंशियली, इकोनॉमिकली. तो व्हाट वर द कॉजेज? लेट्स सी क्विकली. सबसे पहले तो 1830 टू 1848 में पॉपुलेशन में एक बहुत ज़्यादा बढ़ गया. पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया. लोगों ने जो है गाँव में माइग्रेट करना शुरू कर दिया शहरों से, रूरल टू अर्बन. इससे क्या हो गया? शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट. इससे क्या हो गया? शहरों में काम करने के लिए कोई था नहीं. उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई, जिससे क्या हो गया? पॉवर्टी आ गई. फूड प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर. फसल ही नहीं होगी तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली थी. सप्लाई कम हो गई तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ गया. लेकिन ख़रीदेंगे कैसे? तो वो भी प्रॉब्लम हो गई. इन सब के अलावा एक और चीज़ हुई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई. अब आप बोलेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे इकोनॉमिक हार्डशिप की तरफ जा सकता है? ये तो पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए था इसका. लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से सिर्फ बड़ी बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हुआ. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, जो हाथों से काम करते थे, जो मशीनरी इस्तेमाल नहीं करते थे, उनको बंद होना पड़ा, विच रिजल्टेड इन पॉवर्टी. कई सारे लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि मैन वॉज रिप्लेस्ड बाय द मशीनरी. इस सब का रिज़ल्ट क्या हो गया
ये जो इतनी इकोनॉमिक हार्डशिप देखी, इस सब का ये रिज़ल्ट हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा एजिटेट हो गए, परेशान हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट। मतलब एक ऐसी सरकार बनाई गई जिसे लोग खुद इलेक्ट करते थे, मोनार्ची ख़त्म हो गई। अब जो नई रिपब्लिक गवर्नमेंट आई उसने नए डिसीजंस कुछ लिए थे, वो क्या थे चलिए देखते हैं। वोटिंग राइट्स दे दिए गए 21+ मेन को। एक बात ध्यान में रखना, लेडीज़ को वर नॉट अलाउड टू वोट, फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू वोट, ओनली मेन वर अलाउड टू वोट। हूसोएवर इज अबाउट 21 years ऑफ एज वॉज अलाउड टू वोट फॉर इलेक्टिंग गवर्नमेंट। राइट टू वर्क टू ऑल, हर किसी को राइट मिल गया काम करने के लिए। और नेशनल वर्कशॉप स्टार्ट कर दी गई जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाती थी। नाउ लेट अस सी अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। ये सारे स्कैटर्ड हुआ करते थे पहले अलग अलग एम्पायर्स में, तो किस तरह से जर्मनी को यूनिफाई किया गया, किस तरह से इटली को यूनिफाई किया गया और किस तरह से ब्रिटेन को यूनिफाई कर दिया गया, इन सब को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी को यूनिफाई करने की कोशिश काफ़ी पहले से चल रही थी। यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि वो जर्मनी को यूनिफाई कर सके, बट दे कुडंट डू सो। वाई? क्योंकि जर्मनी जो है इट वॉज अंडर द रूल ऑफ किंग विलहेल्म IV। वो एक राजा था वहाँ का जो जिसके रूल के टाइम पर ये पॉसिबल ही नहीं था। प्रूशिया ने बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जर्मनी को यूनिफाई करने की। वहाँ का प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर कौन था? प्लीज़ इस चीज़ को, इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखना। ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एट दैट टाइम, ओटो वन बिस्मार्क। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया जिसने नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड किया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बंदा था जिसने जर्मनी को यूनिफाई करने में हेल्प की थी। 3 तरह की वॉर्स लड़ी गई 1864 से लेकर 1870 तक के बीच में, और इसका रिज़ल्ट क्या था? 1871 में एक नया जर्मन एम्पायर बन गया जो कि लीगल और जुडिशियल सिस्टम पर बेस्ड था। इसी के साथ जर्मनी जो है वो यूनिफाई हो गया ओटो वन बिस्मार्क के हार्ड वर्क की वजह से। अब हम देखते हैं इटली की यूनिफिकेशन के बारे में कि इटली किस तरह से एक हो गया। इटली जो है, इटली बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड एम्पायर था। यहाँ पे 6 अलग अलग स्टेट्स थी, जिसमें से सिर्फ एक स्टेट थी जिसको यूरोपियन गवर्नमेंट गवर्न करती थी, यानी कि जो यूरोपियन गवर्नमेंट के अंडर था। अब इटली को यूनिफाई किया किसने? 3 इम्पॉर्टेंट लोग हैं, 3 इम्पॉर्टेंट बंदे हैं जिनकी वजह से इटली जो है वो यूनिफाई हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे गुस्सिप मैज़नी के बारे में। इसके बारे में हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि वो एक रेवोल्यूशनिस्ट था, वो एक सीक्रेट सोसाइटीज़ चलाता था। उसको रिपब्लिकन पार्टी का वो हेड भी था और उसने यंग इटली को फाउंड किया था। यंग इटली क्या था? हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, एक सीक्रेट सोसाइटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटी थी। और उसने यूनिफिकेशन ऑफ इटली को कैसे हासिल किया? थ्रू एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एजुकेशन के थ्रू उसने इटली को यूनिफाई किया। मूविंग टूवर्ड्स गुस्सिप्पी गैरिबाल्डी, उसको बोला जाता था हीरो ऑफ रेड शर्ट्स। उसने पीजेंट्स की सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मिली। ही वन द सपोर्ट ऑफ इटालियन पीजेंट्स, और उसने जो है स्पेनिश रूलर्स को हराया भी था और उनको बाहर निकाल दिया था। एंड हियर कम्स कैवर। कैवर ना तो कोई रेवोल्यूशनिस्ट था ना तो कोई डेमोक्रेट था, लेकिन वो उसको रियल मेकर ऑफ इटली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने कई सारी वॉर्स जो है लड़ी थी डिप्लोमेटिक वेज के थ्रू। किससे? फ्रांस से और ऑस्ट्रिया से। एंड फाइनली इन 3 बंदों की वजह से हमें इटली को यूनिफाई कर दिया गया। जब इटली यूनिफाई हुआ तो विक्टर एमेन्यूल II को वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया। इनको क्यों चुना रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए? क्योंकि एक नोबल बंदा था, बहुत ही अच्छा इंसान था, और ये पहले सर्डिनिया के राजा रह चुके थे, और साथ ही साथ उनको फिर यहाँ का राजा बना दिया गया इटली का, और वो तब तक वहाँ के राजा रहे जब तक उनकी डेथ हुई। अब देखते हैं हम यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन किस तरह से हुई।
ब्रिटेन एम्पायर में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते थे, जैसे कि स्कॉटिश, आयरिश, इंग्लिश। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो उससे काफ़ी सारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उस एम्पायर को मिल गई, यानी कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गया, इकोनॉमिकली, फिनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो फाइनली एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू क्या हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो हैं यूके में कंबाइन हो गए। ये दोनों यूके के पार्ट बन गए, यूनाइटेड किंगडम के पार्ट बन गए। और उसके बाद आयरलैंड भी साथ मिल गया और तीनों ने मिलके यूके बना दिया, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और इसी के साथ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हो गई। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम विजुअलाइजिंग द नेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।